हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास ही देखेंगे और केमिस्ट्री क्लास में हम लोग आज वही 15 क्वेश्चन आप लोगों के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीएससी एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है CUET और प्लस आप लोगों का IERT पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लुकास अभिकर्मक किसकी किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है। तो लुकास अभिकर्मक अगर हम लोग बात करें तो लुकास अभिकर्मक एल्कोहल की पहचान में प्रयुक्त होता है। लुकास अभिकर्मक होता क्या है? तो लुकास अभिकर्मक निर्जल निर्जल ZnCl2 और प्लस सांद्र SCl के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इससे हम लोग लुकास अभिकर्मक से क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। लुकास अभिकर्मक एल्कोहल क्या करता है? लुकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करके एल्किल हाइलाइड बनाता है HCl। यहाँ पर उपस्थिति रहेगी आपका निर्जल ZnCl2 और RCl आप कह सकते हो बन जाएगा और प्लस आपका H2O निकल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर बन गया क्लोरो एल्केन बना। ठीक है, इसको हम लोग क्लोरो एल्केन या एल्किल हाइलाइड आप कह सकते हो, एल्किल क्लोराइड आप कह सकते हो क्योंकि Cl लगा ही है। तो ये आपका बन जाएगा। अब ये पहचान कैसे करता है? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान करता है। जैसे मान चलिए यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं? द्वितीयक एल्कोहल मतलब सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शनरी तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, ये आप लोगों को अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो अब ये अपक्रिया किस प्रकार से करते हैं, कैसे पहचान करते हैं? अगर हम लोग लुकास अपक्रमक को प्राथमिक एल्कोहल से अपक्रिया कराएंगे तो अपक्रिया बहुत देर बाद होगी या आप ये कह सकते हैं कि होगी ही नहीं। मतलब एक धुंधलापन उत्पन्न होता है एल्किल क्लोराइड का, वो होगी ही नहीं अपक्रिया। क्यों? क्योंकि अपक्रिया की दर बहुत कम होगी इसमें। अब अगर द्वितीयक एल्कोहल की हम बात करें तो यहाँ पर अपक्रिया 10 मिनट में संपन्न हो जाएगी। मतलब जो जिस पात्र में अपक्रिया कराएंगे तो उस पात्र में धुंधलापन 10 मिनट में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग तृतीयक एल्कोहल में तो तृतीयक एल्कोहल में ये अपक्रिया तुरंत हो जाएगी। तो इससे हम लोग पहचान कर लेंगे लुकास अपक्रमक से कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। अगर अब धुंधलापन तुरंत उत्पन्न होता है बिना समय लगाए तो आपका तृतीयक एल्कोहल है। अगर धुंधलापन 10 मिनट में उत्पन्न होता है तो आपका द्वितीयक एल्कोहल है, और अगर नहीं उत्पन्न होता है तो आपका ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें लुकास अपक्रमक की पहचान आप लोग पता चल गया होगा। लुकास अपक्रमक क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। तो एल्कोहल की पहचान करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। तो स्टार्च के जल अपघटन से माल्टोज बनता है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन डी सही है। अब क्रिया किस तरीके से होगी? देखिए यहाँ पर स्टार्च अगर हम लोग लें C6 H10 और O5 ये एक बहुलीकरण अपक्रिया होती है का होल N, और हम लोग N अणु यहाँ पर जल के लेंगे, N अणु जल के लेंगे। तो यहाँ पर N अणु आपके माल्टोज के बन जाएंगे C12 मतलब C12 H22 और O11। ये आपका जो बना ये माल्टोज है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ये अपक्रिया जल अपघटन होता है स्टार्च का। ये आपका स्टार्च है, ये एक अपक्रिया बहुलीकरण अपक्रिया मानी जाती है। तो स्टार्च के जल अपघटन से आपको क्या मिलता है? माल्टोज मिलता है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है
C6H12O6, यहाँ पर आपका E होगा, E इक्वल टू करके 2C2H5OH प्लस 2CO2। ये अपक्रिया में E क्या है ये आपको बताना है। तो E इसमें देखिए ये आपका किडवन की अपक्रिया होती है, ठीक है। किडवन आपका, अगर हम लोग क्या करते हैं, शर्करा का किडवन कराते हैं तो पहले हम लोगों को ग्लूकोज और फैक्टोज मिलते हैं, फिर हम ग्लूकोज को बाद में ग्लूकोज या फैक्टोज की अपक्रिया कराते हैं जाइमेंस, ठीक है, जाइमेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जाइमेंस की उपस्थिति में तो अल्कोहल प्राप्त होता है और यह अपक्रिया आपकी किडवन कहलाती है। अब किडवन क्या होता है, किडवन आपको शॉर्टकट में समझ लेना, जैसे कि कोई बड़े अणुभार वाला कार्बनिक यौगिक है, जैसे कि मान चलिए कि एक बड़े अणुभार वाला कार्बनिक यौगिक है, तो इसके छोटे छोटे भागों में टूटना ही आपका क्या है, किडवन है, ठीक है। ये आपका क्या है, किडवन है। तो ये आपको ध्यान रखना कि किडवन क्या होता है, कोई भी बड़े अणुभार वाला कार्बनिक यौगिक छोटे छोटे अणुभार वाले ये कार्बनिक यौगिकों में टूट जाता है तो वो आपका किडवन कहलाता है। जैसे कि आपका शर्करा का किडवन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें ई क्या है, जाइमेंस उत्प्रेरक का जो काम करता है, जाइमेंस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आइडोफॉर्म अपक्रिया मतलब आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए इसमें आपका फैक्ट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को सीधे फैक्ट यही है कि जिस कार्बनिक यौगिक में दूसरे कार्बन पर C2 मतलब दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप और आपका कीटोन ग्रुप लगा रहेगा, वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक आपका आइडोफॉर्म परीक्षण देंगे, ठीक है। जिनमें नहीं लगा रहेगा वो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देंगे। जैसे आइडोफॉर्म परीक्षण सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एथिल अल्कोहल मतलब मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कार्बन आपका ये है, मतलब पहला कार्बन है ये, ठीक है, लेकिन दूसरा कार्बन यहाँ पर माना जाएगा। हम यहाँ पर आईयूपीएसी नाम की बात नहीं कर रहे हैं, पहला ये दूसरा ये, तो दूसरे कार्बन पे आपका OH समूह लगा है, एथिल अल्कोहल के दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, OH समूह लगा है, तो इसलिए आपका, और मेथिल अल्कोहल आपका देखिए एक ही कार्बन है, OH समूह इसमें लगा, तो यहाँ पर आपका इसलिए एथिल अल्कोहल आइडोफॉर्म का परीक्षण देता है। आइडोफॉर्म क्या करता है, अपक्रिया करता, आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, और मेथिल अल्कोहल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड HCHO और एसिटल्डिहाइड CH3CHO, तो देखिए यहाँ पर दूसरा कार्बन आपका, दूसरा कार्बन आपका यही माना जाएगा ये वाला, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 और आपका C और H डबल बॉन्ड आप यहाँ पर O लिख सकते हैं। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक मतलब आपका कीटोन ग्रुप है ये दूसरे कार्बन पर, तो इसीलिए आपका एसिटल्डिहाइड आपका आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो एथिल अल्कोहल का आप आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, प्रोपेनॉल 2 आपका आइडोफॉर्म परीक्षण, प्रोपेनॉल 2 आपका आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, और अगर हम लोग डाई एथिल कीटोन की बात करें तो ये आपका आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, ठीक है, और एसिटल्डिहाइड आपका आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नहीं देना, आपको नहीं सिलेक्ट करना है, तो डाई एथिल कीटोन आपका आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ठीक है। तो देखिए जल गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगर इसका हम लोग अपचयन कराते हैं H2O से क्रिया कराते हैं और इसमें उत्प्रेरक आपका उपस्थित होगा CuO कॉपर ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलेंगे, और जिंक ऑक्साइड और आपका क्रोमिल ऑक्साइड CR2
O3, ये आपका ए पहला ही ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। इनकी उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है जल गैस से। इसको आप लोग बोलेंगे जल गैस। ये क्या है आपका? जल गैस। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और आपका क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, CH3OH ये मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल C2H5OH को HI तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो यह देता है, तो आपका एथेन देगा। क्या करेगा? एथेन मतलब एल्केन आपका बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग अब क्रिया कराएं यहाँ C2H5OH प्लस HI इजुकल टू करके यहाँ पर आप लाल फास्फोरस की उपस्थिति दिखाएंगे। लाल और मतलब रेड भी आप लिख सकते हैं, और इजुकल टू करके आप यहाँ पर C2H6 बना देंगे, एल्केन बनता है, और H2O निकाल देंगे। ठीक है, और I2 भी आपका निकल जाएगा। यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी अब क्रिया होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट है आपका। बाकी जितके आपके हेलोजन अम्ल होते हैं उनके साथ एल्किल हाइलाइड ही देता है, लेकिन आपका HI और हाइड्रोजन आयोडाइड लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन, जिसको हम लोग C2H6 का है। अगर यहाँ पर क्या है आपका? एथेनॉल है। अगर मेथेनॉल होता तो मेथेन बनता। ठीक है, ये आपका एथेन बना है, एल्केन जिसको हम कहेंगे। यहाँ पर अगर यही अपक्रिया में CH3OH होता तब आपका क्या बन जाता? CH4 बन जाता। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है निम्नलिखित ब्यूटेनॉल के संभव समावयवियों में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो देखिए, प्रकाशिक समावयवता, एक इसमें आपको फैक्ट बताता हूं कि कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो जिन यौगिकों में आपका असम्मित कार्बन रहे, क्या रहे? असम्मित कार्बन। अब असम्मित कार्बन किसको कहते हैं? जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं, जैसे आपका यहाँ पर ये एक्स सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड वाई, तो ये इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? असम्मित कार्बन कहेंगे, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी हुई हैं। तो जिस कार्बनिक यौगिक में असम्मित कार्बन उपस्थित होगा, ठीक है, जिस कार्बनिक यौगिक में असम्मित कार्बन उपस्थित होगा वो प्रकाशिक समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो देखिए, इसमें असम्मित कार्बन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे तो सभी कार्बन एक दूसरे से, 2 हाइड्रोजन तो इसमें जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हैं, इसमें भी, और ये वाला भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। तो ये आपके प्रकाशिक समव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये पहला और ये दूसरा असम्मित कार्बन आपका हो जाएगा। कैसे? देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के, अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के किस तरीके से, देखिए CH3 यहाँ पर इस वाले कार्बन में C सिंगल बॉन्ड H, और इसी में आपका OH लगा, OH, और फिर आगे आपका CH2 लगा है और सिंगल बॉन्ड CH3 लगा है। अगर हम इसको, अगर थोड़ी देर के लिए मान के लो इसको हम C2H5 लिख लें तो इस वाले कार्बन को हम लोग असम्मित कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अगर CH2 भी है तब भी आपका असम्मित कार्बन हो जाएगा। तो आपका ये ब्यूटेनॉल आपका मतलब कि अल्कोहल है ये, और ये आपका अल्कोहल प्रकाशिक समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है लुकास अपक्रमक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में विभेद में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि लुकास अपक्रमक का हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो कि आप लोगों के जिन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होती हैं, जिन एल्कोहलों में OH समूह एक उपस्थित होता है। ठीक है, एक OH समूह अगर उपस्थित होगा आपका तो वहां पर उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 2 होगा तो डाई बोलेंगे, अगर 3 होगा तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के पहचान करने में, अंतर करने में आपका लुकास अपक्रमक प्रयोग होता है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मतलब सभी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लुकास अपक्रमक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं
आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को कहा गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होती है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मैंने आपको, जैसे आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH3OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। CH2CH3OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और अगर हम लोग बात करें CH2OH, ये आपका क्या है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका और अगर 3 OH हो जाएंगे तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, जैसे कि आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्न यौगिक प्राप्त होता है। तो आपका बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्रिया क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर फिनॉल को हम ऐसे ले सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH समूह, आपका ये फिनॉल है। और फिनॉल को आप क्या करना है, जिंक के साथ आपको गर्म करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिंक ऑक्साइड बना देना है और ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन इसमें लगा ही रहता है, तो ये आपका जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाएगा और ये बनेगा बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका फिनॉल की क्रिया जस्ते मतलब जिंक चूर्ण के साथ कराने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं कोलबे अपक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, कोलबे अपक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड CO2 HCl में मुख्य उत्पाद बी है, मुख्य उत्पाद बी है। तो इसमें जो प्रमुख उत्पाद बी है उसको बताना कौन सा आपका हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, सिलसिलिक अम्ल आपका इसमें मुख्य उत्पाद हो जाएगा, सिलसिलिक अम्ल आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा। जो आपकी अपक्रिया होगी, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है। इस अपक्रिया को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका ONA सोडियम फिनॉक्साइड ये हो गया। और सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे CO2। तो पहले देखिए हम लोग जो ए पार्ट है, जो ए पोर्शन है वो बनेगा, हम यहाँ पर फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। फिर फेनिल सोडियम कार्बोनेट से हम लोग सोडियम सेल्सिलेट बनाएंगे। और सोडियम सेल्सिलेट को अगर हम लोग गर्म कर देंगे HCl की उपस्थिति में, तो पहले हम लोग क्या करें, सोडियम हम लोग यहाँ पर सॉरी ये नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो जो ए यौगिक बनेगा वो आपका बनेगा फेनिल सोडियम कार्बोनेट, फेनिल सोडियम कार्बोनेट COONA, ये फेनिल सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब फेनिल सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से गर्म कर देंगे और आपका यहाँ पर बन जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम सिलसिलेट। ठीक, ये आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सिलसिलेट। और सोडियम सिलसिलेट को हम लोग क्या करेंगे, HCl की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आपका सिलसिलिक अम्ल बन जाएगा, OH है ये। और यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर OOH अम्ल ग्रुप आपका जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, इसका नाम अगर हम लोग देखें तो 2 आपका सिलसिलिक अम्ल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सिलसिलिक अम्ल बनेगा, लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा सिलसिलिक अम्ल। ये आपकी कोलवे अपक्रिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ध्यान रखना है आपका, कोलवे अपक्रिया में क्या बनता है, लास्ट उत्पाद आपका मुख्य उत्पाद सिलसिलिक अम्ल बनता है, इसको हम लोग सिलसिलिक अम्ल कहते हैं। अगर यहाँ पर अम्ल की ग्रुप की जगह आप लोगों का, जैसे अभी इसी अपक्रिया में राइमर टीमर कहता, तो आपका राइमर टीमर में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति होती और यहाँ पर आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिलसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। समझ गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो वो आपकी राइमर टीमर अपक्रिया हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां। अब क्वेश्चन नंबर 11वें में क्या कह रहा है कि फिनॉल कम अम्लीय है। तो देखिए इसमें आपका +I प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह CH3 है, तो ये तो अम्लीय सबसे कम होगा। ये आपका, ये भी इसमें CH3 उपस्थित है, ये भी आपका +I प्रभाव, तो ये भी कम होगा। ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें जो नाइट्रो समूह है NO2, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर कह रहा है कि फिनॉल कम अम्लीय है। तो देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड में जो CH3 है, ये आपका +I प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह उपस्थित है।
ठीक है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह आप कह सकते हो। इसमें भी आपका मेथिल समूह उपस्थित है, ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह है, तो ये भी आपका कम होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल, मतलब कि ये आपका क्या होंगे, ये आपका मतलब इनसे फिनॉल क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा इन दोनों से। अब पैरानाइट्रोफिनॉल में देखिए नाइट्रो समूह इसमें उपस्थित है, ठीक है, वो भी पैरा पोजीशन पर है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रो समूह क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ठीक है। और फिनॉल में क्या होता है, फिनाक्साइड आयन के कारण अनुनाद प्रदर्शित करता है, और अनुनाद के कारण ये क्या है आपका, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एथेनॉल तो आपका ये अल्कोहल उदासीन प्रवृत्ति का होता है, मतलब दुर्बल अम्लीय होता है। तो यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल क्या हो जाएगा, फिनॉल से अधिक जो है अम्लीय होगा, मतलब कि फिनॉल इससे क्या होगा, कम अम्लीय है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, ये अधिक अम्लीय होगा। तो इसका अम्लीय गुण किस तरीके से होगा, मैं आपको क्रम बता देता हूँ। पहले पैरा, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर आप पहले क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और फिर आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल आपका हो जाएगा एम, मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर आपका फिनॉल। तो ये आपका नाइट्रोफिनॉल के अम्लीयता का क्रम है, जिसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका सबसे अधिक अम्लीय होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, किसमें कार्बोसिलिक समूह नहीं है। देखिए कार्बोसिलिक समूह आपका अम्ल ग्रुप COOH, तो बेंजोइक अम्ल में होगा ही, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपका पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल, अब देखिए अगर हम लोग पिक्रिक अम्ल की बात करें तो देखिए पिक्रिक अम्ल किस घर, ये आपका पिक्रिक अम्ल होगा फिनॉल में आपका आर्थ, मतलब कि दूसरे पोजीशन पर नाइट्रो समूह, चौथे पोजीशन पर नाइट्रो समूह, और छठे पोजीशन पर अभी आपका नाइट्रो समूह, ये आपका क्या है, पिक्रिक अम्ल है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पिक्रिक, इसको इस तरीके से लिखते हैं O2N, ठीक है, ये आपका पिक्रिक, इसको हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल। जब हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का नाइट्रीकरण कराते हैं, तब आपका पिक्रिक अम्ल बनता है अधिक मात्रा में। और ये जो एस्प्रीन आपका है, ये आपका सिल्सिलिक अम्ल होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, सिल्सिलिक अम्ल आपका एस्प्रीन, जिसको हम लोग क्रमशः आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं एसिटिल सिल्सिलिक अम्ल होता है, तो उसमें भी आपका COOH समूह उपस्थित होता है। तो पिक्रिक एसिड में आपका, पिक्रिक अम्ल में कार्बोसिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड में कार्बोसिलिक समूह उपस्थित नहीं होता। चूंकि ये सब अम्ल अम्ल है, तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये बना, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिनॉल का 0.2% विलयन निम्न रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर संक्रमण रोधी, ये आपको फिनॉल के यूज है, वो पढ़ लेना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। संक्रमण रोधी, संक्रमण को थोड़ा सा रोकता है ये कोई भी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, संक्रमण रोधी का कार्य करता है 0.2% विलयन। फिनॉल का फिनॉल का 0.2% विलयन आपका किसका कार्य करता है, संक्रमण रोधी का कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वेकेलाइट एक है, तो अगर आपका संघनन बहुलक, तो बहुलक है आपका, ये ध्यान रखना है, संघनन बहुलक आपका वेकेलाइट है आपका, ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। वेकेलाइट आपका क्या है, संघनन बहुलक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एस्प्रीन है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं ऊपर, एस्प्रीन है, देखिए मेथिल बेंजोइक अम्ल नहीं है, एसिटिक ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है, इथाक्सी, ये आपका एसिटिक सिल्सिलिक अम्ल आपका एस्प्रीन है, सिल्सिलिक अम्ल आपका है एस्प्रीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्प्रीन क्या है आपका, एसिटिल सिल्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो
आज के ये 15 क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इन क्वेश्चनों को, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।